Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। टॉपिक क्या दिख रहा है आपको? द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड द लेटर मुगल्स। एम्पायर के क्या क्राइसिस हो रहे थे, दिक्कतें क्या हो रही थी, क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी, और बाद के जो मुगल्स थे उनके बारे में क्या बताया जा रहा है, देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले तो क्या कर दो, लाइक शेयर कर दो। सबसे पहले क्या कर दीजिए आप, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। फिर जो देखेंगे वो तो हम देखेंगे ही। देखो लास्ट जो क्लास थी हमारी, है ना, जब हम चैप्टर को पढ़ रहे थे, चैप्टर स्टार्ट ही करा था हमने लास्ट क्लास में, चैप्टर को ओवरव्यू देखा था और इंट्रोडक्शन, तो हमें ये बात समझ में आ गई थी कि जो मुगल्स थे, है ना, धीरे धीरे अब पॉलिटिकल जो फॉर्मेशन है मुगल्स का चेंज हो रहा था, क्योंकि नए नए जो इंडिपेंडेंट किंगडम्स इमर्ज हो रहे थे, तो पॉलिटिकल जो बाउंड्री हम कहेंगे मुगल्स की, वो इम्पैक्ट, उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा था, असर पड़ रहा था, है ना, चेंजेस आ रहे थे। और वो भी चेंजेस जो हम कहेंगे ऐसे नहीं थे कि बहुत टाइम लग रहा है, एकदम से जो चेंज है रैपिड चेंज हुआ, एकदम से चेंजेस हमें देखने को मिले। स्पेशली हम बात करें 18वीं सेंचुरी, मिड 18वीं सेंचुरी की, हमें ये समझ में आया। जो सेकंड मैप फिर हमने देखा कि जो ब्रिटिशर्स थे, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अगर हम बात करें तो ईस्टर्न इंडिया में, ईस्ट साइड उनका अच्छा, उनकी टेरिटरी कंट्रोल जम रहा था, यानी अब धीरे धीरे बदलाव आ रहे थे। तो इस चैप्टर में हमें ये कहा गया था कि पढ़ने वाले हम कि कैसे कैसे चेंजेस आए, बदलाव आए, स्पेशली औरंगजेब की डेथ के बाद से लेकर बैटल ऑफ पानीपत, जो थर्ड बैटल हुआ था पानीपत का, तब तक। चल देखते हैं। In chapter 4, you saw how the Mughal Empire reached the height of its success and started facing a variety of crises towards the closing years of the 17th century. जब हम क्या कर रहे थे, चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, चैप्टर 4 हमारा मुगल्स था, चैप्टर 4 हमारा मुगल्स था। जब हम मुगल्स पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि कैसे जो मुगल एम्पायर है अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचा था, है ना, मुगल एम्पायर अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचा था, क्योंकि हर चीज क्या होती है, पीक पर जरूर जाती है, हर चीज अपने पीक पर जाती, फिर वो धीरे धीरे डाउन जरूर होती है, डाउनफॉल आता है या नई चीज इमर्ज होती है। क्योंकि देखो अगर पुरानी चीज नीचे नहीं जाएगी तो नई चीज उभर के कैसे आएगी, और एक जैसा तो कभी कुछ होता ही नहीं है, बदलाव होते ही रहते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि कैसे मुगल्स अपनी सक्सेस की हाइट में पहुंचा था। लेकिन बाद में जब हम चैप्टर का एंड पढ़ रहे थे, अगर आपको याद हो, और याद होना ही चाहिए, जब हम चैप्टर की एंडिंग पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि अब धीरे धीरे क्राइसिस हो रहे हैं, दिक्कतें हो रही हैं, परेशानियां हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन में, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ परेशानी, मतलब हमें लग रहा है कि हाँ डाउनफॉल हो रहा है, दिक्कत तो हो रही है ना। तो वही हमसे कह रहे हैं कि हमने देखा कि कैसे जो है क्लोजिंग ईयर्स में, कि क्लोजिंग ईयर ऑफ दी 17th सेंचुरी, अगर 17th सेंचुरी की जो हम बात करें तब तक में धीरे धीरे एंड में क्राइसिस झेल रही थी मुगल एम्पायर। ठीक है, एक टाइम पे अच्छे अपने पीक पर थी, लेकिन 17th सेंचुरी के एंड अगर हम बात करें तो क्राइसिस झेल रही थी। दीज वर कॉज्ड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, और ये रीजन है ना, ये क्यों हुआ, कोई भी चीज अच्छी उठ रही है, अपने पीक पर है, तो रीजन होता है। कोई चीज अगर भाई गिर रही है, डाउनफॉल हो रहा है उस चीज का, तो उसका भी कोई ना कोई रीजन होता है। Emperor Aurangzeb had depleted the military and financial resources of his empire by fighting a long war in the Deccan. अगर हम बात करें कि बहुत से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं इस चीज को। Emperor औरंगजेब, कौन? Emperor औरंगजेब had depleted the military, अब उनकी जो मिलिट्री या फाइनेंशियल रिसोर्सेज है ना उसके एम्पायर की, उनका एक लंबा युद्ध हो रहा था डेक्कन के लिए, है ना, क्योंकि हम अगर बात करें तो डेक्कन में साउथ साइड ये अपना राज चाह रहे थे, तो डेक्कन को हथियाने के लिए, वहाँ पे अपना एम्पायर और टेरिटरी बढ़ाने के लिए अच्छी लंबे, मतलब वॉर चलता रहा, वॉर चलता रहा। वॉर चल रहा है तो कुछ ऐसा तो है नहीं कि कुछ खर्चा होगा नहीं, ऐसा है क्या, बहुत खर्चा होता है ना, रिसोर्सेज लगती हैं।
आपकी आर्मी पर इम्पैक्ट पड़ता है, आपके टूल वेपन्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, आपके लोगों पे, है ना, आपकी कंडीशन पे इम्पैक्ट पड़ता है, मिलिट्री पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो मिलिट्री एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज धीरे धीरे क्या हो रही थी, कम होती जा रही थी, क्योंकि लंबा चौड़ा अच्छा लंबा वॉर चल रहा था। वॉर है, जीतना है, जुनून है, जिद है कि नहीं जीतना है, तो आप खूब सारी मिलिट्री पे उस पर एफर्ट्स डाल रहे हो, है ना। आप क्या कर रहे हो, आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज सब लगा रहे हो, खर्चा पानी लगेगा भाई, इतने लोग हैं चाहिए, उनको रिक्रूट कर रहे हो, उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी, ठीक है, उनका भाई, और अगर कुछ हो जाता है तो उनका पूरा मैनेजमेंट भी देखना पड़ेगा, उनको भी सैलरी देनी पड़ेगी, है ना, बहुत सी चीजें देखनी पड़ेगी, आपको वेपन्स चाहिए पड़ेंगे, घोड़े हाथी जो भी आप लगाते हो उसमें वॉर में वो चाहिए पड़ेंगे, तो खर्चा पानी बहुत लग रहा था, तो रिसोर्सेज डिप्लीट हो रही थी, है ना, और मिलिट्री भी डिप्लीट हो रही थी, यानी स्तर धीरे धीरे गिर रहा था, ठीक है। Under his successor, the efficiency of the imperial administration broke down. अब औरंगजेब के बाद जो उनके सक्सेसर आए हैं ना, जो आगे आते हैं, जैसे मैं हूं, अभी मेरा एम्पायर है, मेरे बाद जो बैठेंगे गद्दी पे, तो जो मेरे सक्सेसर हैं, तो वो इतने इफेक्टिव नहीं थे, वो इतने ज्यादा दमदार नहीं थे, अगर हम कहें तो, है ना, इतनी ज्यादा दम नहीं थी उनमें। जरूरी नहीं कि अगर पापा बहुत बढ़िया हो तो पापा मम्मी बहुत दमदार हैं तो बच्चे भी दमदार हो, वो नहीं हो सकते, है ना, जरूरी नहीं कि वो हो। तो ऐसे ही जैसे औरंगजेब तो दमदार था, लेकिन जो उसके सक्सेसर थे वो इतने ज्यादा एफिशिएंट रूलर नहीं थे। द एफिशिएंसी ऑफ द इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रोक डाउन, क्योंकि उनके सक्सेसर इतने काम के थे नहीं, इतने ज्यादा एफिशिएंट थे नहीं। तो अब जब राजा जो अगर हम बात करें, नवाब भी नहीं बोलेंगे, अगर बादशाह, हाँ बादशाह, एम्परर ही अगर कमजोर है, एफिशिएंट नहीं है, है ना, इतनी ज्यादा उसको टैक्टिक्स नहीं पता, इतना ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स उसमें नहीं है, तो जब लीडर ही काम का नहीं है तो बाकी जो लीड उसको फॉलो कर रहे हैं भाई, उनको तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना, उन पर तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ही ना। अगर हम बोलते ना कि अरे क्लास की तो टीचर ही अच्छी नहीं है, तो स्टूडेंट्स कहाँ से अच्छे होंगे, है ना। टीचर ही जब क्लास को नहीं संभाल पा रही, नहीं मैनेज कर पा रही, उसको पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, तो बच्चे क्या सीखेंगे, बच्चों को क्या सिखाएगी। ऐसे ही अगर एम्परर ही एफिशिएंट नहीं है तो अपना राजपाट का एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, बाकी चीजें कैसे चला पाएगा, वो चला ही नहीं पाएगा। It became increasingly difficult for the later Mughals emperors to keep a check on their powerful mansabdars. धीरे धीरे अब डिफिकल्टीज बढ़ रही थी, ये बहुत ज्यादा उनके लिए डिफिकल्ट हो गया था, बढ़ती जा रही थी दिक्कतें, कि जो बाद के मुगल्स थे, जो बाद के मुगल बादशाह या एम्परर्स थे, वो अपने मनसबदार पे, है ना, जो पावरफुल मनसबदार है, अब मनसबदार तो पावरफुल हो गए, लेकिन ये जो एम्परर है वो इतने पावरफुल नहीं है, है ना। आपके अंडर काम करने वाले वो दमदार बनते जा रहे हैं, लेकिन आप जो बॉस हो, अब आप उतने दमदार नहीं हो। तो जब बॉस इतना दमदार नहीं होता लेकिन एम्प्लॉय बहुत ज्यादा दमदार होता है, तो एकदम से बॉस का प्रभाव उस पर इतना नहीं पड़ पाता, बॉस उस पर कंट्रोलिंग इतनी नहीं लगा पाता, ठीक है। Nobles appointed as governors, subedars often control the offices of revenue and military administration, दीवानी and फौजदारी as well. जो nobles थे, अच्छे हाई ऑफिशियल्स, उनको अपॉइंट करा था, कैसे, क्या करके, गवर्नर्स बनाया हुआ था, यानी सूबेदार बनाया हुआ था। ऑफन क्या करते थे, अक्सर इनका काम क्या रहता था, ये कंट्रोल करते थे ऑफिसेस को, है ना, जो रेवेन्यू या मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस को संभालने का काम, मैनेज करने का काम, ऑपरेट करने का काम, कंट्रोल करने का काम किनका था, ये गवर्नर, सूबेदार, है ना, नोबल्स। दीवानी एंड फौजदार एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे हम दीवानी और फौजदारी एज वेल, ये भी इसमें शामिल था। यानी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि क्या क्या दिक्कत हो रही थी जो मुगल एम्पायर डाउनफॉल में जा रहा था। तो पहला हमने देखा कि औरंगजेब की एक लंबी वॉर, किससे, डेक्कन से, है ना, तो उसमें जो खर्चा पानी, जो मिलिट्री का डिप्लीशन, है ना, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का डिप्लीशन, तो एक दिक्कत वो थी। दूसरा अगर हम बात करें कि जो बाद के सक्सेसर थे वो इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थे, उनका कंट्रोल इतना हो नहीं पा रहा था, वो इतने ज़्यादा अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स उनमें थी नहीं, तो एडमिनिस्ट्रेशन सब थोड़ा सा धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा था, वो भी खराब हो रहा था धीरे धीरे। इट बिकेम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट, है ना, और जो बाद के जो मुगल्स हम कह रहे हैं उनको अपने मनसबदार पे, है ना, पावर मतलब चेक करना, उन पर एक रेगुलेशन बना के रखना, उनको कंट्रोल करना, उनको टाइम टू टाइम जो भी है सुपरवाइज करना या जो भी है ऑर्डर करना, जो भी चीज़ें हैं, तो मुश्किल हो रहा था किसके लिए, बाद के मुगल्स के लिए। क्लियर हुआ, चलो। This gave them extraordinary political, economic and military powers over vast regions of the Mughal Empire. अगर हम बात करें किसकी, जो नोबल्स की यहाँ पे बात हो रही थी कि नोबल्स को क्या करा था, गवर्नर बना के अपॉइंट करा हुआ था, यानी इनका काम क्या था, रेवेन्यू के ऑफिस को मेंटेन करना, कंट्रोल करना, जहाँ पे पैसा वैसा है, या मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को देखना जहाँ पे भाई फौज है ना, तो पैसा भी और स्ट्रेंथ भी,
किसके कंट्रोल में, कौन इसको जो है मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, नोबल्स। यानी नोबल्स क्या थे, बड़े पावरफुल थे। यानी नोबल्स क्या थे, नोबल्स क्या थे, बहुत ज्यादा पावरफुल थे। दिस मीन्स दिस गिव देम एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर्स। इससे हमें क्या समझ में आता है, जो नोबल्स थे उनके पास अगर हम कहें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर बहुत बढ़िया, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में मुगल एम्पायर की इनके अंडर थी, हम ये कह सकते हैं। सही बात है ना। रेवेन्यू इनके अंडर है, रेवेन्यू ऑफिस इनके अंडर है, तो यानी पूरा पैसा वैसा सब ऑपरेट जो मनी का चलता है, फ्लो इनफ्लो आउटफ्लो सब इनको होगा, इनके अंडर होगा। ठीक है। अगर बात करें मिलिट्री, वो भी इनके अंडर थी, तो यानी इनके अंडर अच्छा खासा कंट्रोल था ओवर वास्ट रीजन ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर के अच्छे खासे वास्ट रीजन में। एज द गवर्नर्स कंसोलिडेटेड देयर कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस, द पीरियोडिक रिमिशन ऑफ रेवेन्यू टू कैपिटल डिक्लाइन। अब जैसे जैसे ये जो नोबल्स है ना, जिनको गवर्नर बनाया था, अपनी पावर, अपना जो कंट्रोल है कंसोलिडेट कर रहे थे प्रोविंसेस में, है ना, प्रोविंसेस में अपनी पावर, अपना जो है कंट्रोल कंसोलिडेट करते जा रहे थे। द पीरियोडिक रेमिशन ऑफ रेवेन्यू टू द कैपिटल डिक्लाइन, ये जो प्रॉपर तरीके से क्या हो रहा है, जो हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं ना, जो रेमिशन हो रहा था किसका, रेवेन्यू का, जो जनरेट होती थी इनकम, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। Peasant and zamindari rebellions in many parts of northern and western India added to these problems। अब और क्या दिक्कत हो गई, जैसे जमींदारी हो गए, है ना, जिनकी जमीन है, जमींदार हो गए, या पीजेंट किसान लोग, उन्होंने रिबेलियन शुरू कर, रिबेलियंस थे वो, है ना, विद्रोह शुरू कर दिया। अब इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया, इनको कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, प्रोटेस्ट करने लगे, विद्रोह शुरू कर दिया होगा, कहाँ पे, नॉर्थन और वेस्टर्न इंडिया के पार्ट में। तो ये दिक्कत और बढ़ गई। मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या फैक्टर्स है जिसके कारण मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा है, वो हमें बताया जा रहा है। एक बार और रिवाइज करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई। दीज रिवॉल्ट्स वर समटाइम्स कॉज्ड बाय द प्रेशर ऑफ माउंटिंग टैक्सेस। और ये जो रिवॉल्ट क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हैं पीजेंट और जमींदार रिवॉल्ट, टैक्स के कारण। भाई टैक्स इतना लगाया जाता होगा, बेचारे देने में इनको दिक्कत होती होगी, नहीं दे पाते होंगे इतना, है ना। ये भी नहीं सोचते होंगे कि भाई इस बार फसल ढंग से हुई नहीं हुई, लेकिन नहीं, टैक्स इतना फिक्स्ड है, चाहिए मतलब चाहिए, तो परेशान हो गए होंगे, है ना। कुछ भी दिक्कत हो सकती है टैक्स रिलेटेड, तो इसीलिए कारण इन लोगों ने रिवॉल्ट करा, है ना, विद्रोह कर रहे थे। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं। मुगल एम्पायर कैसे कैसे क्यों डिक्लाइन हो रहा था, इसके रीजंस देख रहे हैं। तो पहला रीजन हमने क्या देखा कि औरंगजेब जो है उसका जो मिलिट्री का डिप्लीशन, रिसोर्सेज का डिप्लीशन। फिर हमने देखा जो बाद के सक्सेसर थे वो इतने एफिशिएंट नहीं थे। फिर हमने देखा जो पावर्स थी मनसबदार और नोबल्स के पास है, गवर्नर्स के पास है, तो इनको कंट्रोल करना इतना ज़्यादा मुश्किल था, है ना, इतना आसान नहीं था कि इनको आसानी से आप कंट्रोल कर सके। तो यानी पावर किसके पास है, इन लोगों के पास है। अब इन लोगों के पास पावर है तो और भी दिक्कतें यहाँ में देखने को मिल रही है, जैसे रेवेन्यू का रेमिशन यहाँ पे हो रहा है। फिर जो पीजेंट जमींदार है उनका रिबेल अलग हो गया था, क्यों हुआ था, रीजन टैक्स का था। ठीक है, चलो। At other times, there were attempts by powerful chieftains to consolidate their own position. Mughal authority had been challenged by rebellious groups in the past as well. अब कई बार तो ये होता था कि उनको किसका अटेम्प्ट रहता था, पावरफुल जो चीफ्टन्स थे, है ना, जो पावरफुल किसी एरिया के कोई चीफ रहे होंगे अच्छे दमदार पावरफुल चीफ्टन्स टू कंसोलिडेट देयर ओन पोजीशंस। अब उन्होंने क्या करा, अपनी पोजीशन में और कंसोलिडेट करने के लिए किसकी हेल्प ली, किसकी बात करेंगे हम, जो है चीफ्टन्स की। मुगल अथॉरिटी हैड बीन चैलेंज्ड बाय रिबेलियस ग्रुप्स इन द पास्ट एज वेल। अब ऐसा नहीं कि मुगल अथॉरिटीज़ को और किसी की प्रॉब्लम नहीं आई, जो मुगल्स की अथॉरिटी थी, है ना, किसी ने दिक्कत नहीं दी होगी, नहीं, चैलेंजेस तो मिलते रहते हैं। तो पास में भी इनको, है ना, चैलेंजेस मिले थे, दिक्कतें आई थी, बट दीज ग्रुप्स वर नाउ एबल टू सीज द इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज ऑफ रीजन टू कंसोलिडेट देयर पोजीशन। लेकिन ये जो ग्रुप्स थे एबल हो गए थे, इतने ज़्यादा, इतने थोड़े से इनमें, मतलब हम कह सकते हैं काबिल थे ये अब, टू सीज द इकोनॉमिक रिसोर्स, ये जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उनको सीज करने के लिए अपने रीजन को, ताकि कंसोलिडेट कर सके अपनी पोजिशंस। The Mughal emperors after Aurangzeb were unable to arrest the gradual shifting of political and economic authority into the hands of provincial governors, local chieftains and other groups। जो मुगल emperors थे, है ना, जो बाद के औरंगजेब के बाद के जो मुगल emperors थे, were unable to arrest the gradual shifting of political and economic authority into the hands of provincial governors, local chieftains and other groups। मतलब अब जो बाद के मुगल्स थे वो इतने दमदार थे ही नहीं कि ये जो लोग थे, चाहे हम नोबल्स की बात करें, गवर्नर्स जो बोल रहे हैं, चाहे चीफ्टन्स की बात करें, अदर ग्रुप्स की बात करें, तो धीरे धीरे इनकी जो
पॉलिटिकल बाउंड्री हम कहेंगे, धीरे धीरे पॉलिटिकली या इकोनॉमिकल अथॉरिटी कैसे खिसक खिसक के सरक सरक के इन लोगों के पास जा रही है, ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे मैं कोई एम्परर हूं, मैं बादशाह हूं, मुझे दिख रहा है कि अब ये चीफ्टन भाई अपना अड्डा जमा रहे हैं, ये थोड़ा सा उठ रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, या ये नोबल सब सर पे चढ़ रहे हैं, इनमें ये पावरफुल बन रहे हैं, लेकिन अब ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। धीरे धीरे कैसे जो पावर है सरक सरक के इनके पास जा रही है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि जो बाद के औरंगजेब के बाद के जो नोबल्स मुगल्स थे, वो नहीं कर पा रहे थे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे सिचुएशन को, कि कैसे जो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल पावर है शिफ्ट हो रही थी इन लोगों के पास, ठीक है, गवर्नर्स, लोकल चीफ्टन्स और अदर ग्रुप्स के पास। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब समझ में आ रहा है कैसे कैसे डिक्लाइन हुआ मुगल एम्पायर, इतनी पावर बची ही नहीं थी, कैसे इनके हाथ से सरक सरक के पावर जो हाई ऑफिशियल्स, नोबल्स, गवर्नर्स है ना, चीफ्टन्स के पास जा रही थी, और ये मुगल्स कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बाद के मुगल्स इतने दमदार एफिशिएंट नहीं थे। क्लियर? जब लीडर ही इतना एफिशिएंट नहीं है और जो अंडर उसके काम करे लीडर के वो पावरफुल होते जा रहे, तो क्यों अब लीडर की सुनेंगे? क्या करना हमें, हम तो अब आजाद हैं, हम तो अब फ्री हैं। ठीक है, चलो। In the midst of this economic and political crisis, the ruler of Iran, Nadir Shah, sacked and plundered the city of Delhi in 1739 and took away immense amounts of wealth. देखो, चलो, अभी तक पर्सनल दिक्कत, प्रॉब्लम तो एम्पायर में हो ही रही है, पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक पावर, हर तरीके से ये लोग मार झेल ही रहे। अब दूसरे लोग आके, वही बात है ना कि वैसे ही हम इतने ज्यादा बुरे दिन चल रहे हैं और आप और लूट के ले जाओ, वही वाले हाल है। ठीक है, तो इन द मिड्स ऑफ दिस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस, जो रूलर थे, कौन? ईरान के रूलर थे। कौन से रूलर थे? नादिर शाह। सेक्ड एंड प्लंडर्ड द सिटी ऑफ दिल्ली, है ना, दिल्ली सिटी में आए 1739 में और लूटपाट मचा के चले गए। एंड टुक अवे इमेंस अमाउंट ऑफ वेल्थ, है ना, बहुत सारा खजाना लूटपाट के क्या लेके चले गए। कौन? किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? नादिर शाह की। ध्यान रखना, कब? 1739 में नादिर शाह दिल्ली आया और लूटपाट मचा के चला गया। This invasion was followed by a series of plundering raids by the Afghan ruler Ahmad Shah Abdali, who invaded North India 5 times between 1748 and 1761. अब ये जो इन्वेजन था, अब इसके बाद और कौन है जिसने इसी सेम सीरीज को फॉलो करा? बहुत सी रेड्स पड़ी, है ना। अफगान रूलर जो आए, अहमद शाह अब्दाली, है ना, उन्होंने इन्वेट करा नॉर्थ इंडिया को 5 बार लगभग 1748 से लेके 1761 पे, है ना। क्लियर? मतलब यहाँ तो इनने बैंड बजाई दी, फिर ये लगाए, तो लगभग 5 बार इन्होंने इन्वेट करा नॉर्थ इंडिया में और वहाँ पे बढ़िया खूब लूटपाट मचाई। क्लियर हुआ? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? मतलब वैसे ही बुरे दिन चल रहे थे और ये लूटपाट मचाने वाले आ गए, है ना। वैसे ही पर्स में कुछ ही पैसे थे और जेब कट गई, पैसे चोरी हो गए, वही वाला हाल है। ठीक है, चलो। तो कौन 2 लोगों के नाम देखने को मिल रहे हैं हमें यहाँ पे? एक ईरान का रूलर नादिर शाह। कौन आया? एक ईरान का रूलर, ईरान का कौन? नादिर शाह। कंफ्यूज नहीं होना है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। ये ईरान से थे, कौन? नादिर शाह। कब आए? कब आए ये? 1739। कहाँ पे? दिल्ली। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर हम बात करें अदर, यहाँ पे अफगान रूलर थे अहमद शाह अब्दाली। ये कौन थे? अहमद शाह अब्दाली थे अफगान रूलर। ठीक है, ये रहे। यानी अफगानिस्तान के थे। ठीक है, इन्होंने कब इन्वेट करा नॉर्थ इंडिया को? 5 टाइम्स इन्वेडेड नॉर्थ इंडिया को इन्वेड करा 5 टाइम्स। कब से कब तक? डेट देख लो, 1748 to 61।
ठीक है, तो ये दो अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए लिखा चीज यहाँ भी है, लेकिन मैंने यहाँ ऐसे लिख दी ताकि इजी हो जाए थोड़ा सा नोट्स के फॉर्म में, कि नादिर शाह ईरान से थे, दिल्ली आए, उन्होंने लूटा 1739 में। फिर अहमद शाह अब्दाली आए जो अफगान रूलर थे, उन्होंने इन्वेड करा था नॉर्थ इंडिया को लगभग 5 बार 1748 से 61 के बीच में। क्लियर? चलो, नादिर शाह अटैक दिल्ली, नादिर शाह ने क्या करा था, दिल्ली में अटैक करा था। ये क्या है, 1779 पोर्ट्रेट है नादिर शाह का, ये देख लो आप, नादिर शाह का पोर्ट्रेट ऐसे दिख रहे हैं। द डिवास्टेशन ऑफ Delhi after Nadir Shah's invasion was described by contemporary observers. One described the wealth looted from the Mughal treasury as follows. जो जिस तरीके से लूटपाट मचाई थी किसने, नादिर शाह ने, तो एक कंटेम्प्रेरी उस टाइम के जो ऑब्जर्वर थे उन्होंने जो नोटिस करा होगा कि देखो कितने अच्छे लेवल पे इन्होंने लूटपाट मचाई है ना, क्या मतलब वेल्थ वगैरह लूट के ले गए ये मुगल से, तो वो यहाँ पे बताया जा रहा है। 60 लाख ऑफ रुपीज एंड सम थाउजेंड्स गोल्ड कॉइन्स, नियरली 1 करोड़ वर्थ ऑफ गोल्ड वेयर, नियरली 50 करोड़ वर्थ ऑफ ज्वेल्स, मोस्ट ऑफ देम unrivaled in the world and the above included the peacock throne। क्या क्या चीजें ले गए, मतलब वाह मजा आ गया। 60 लाख जो है लगभग तो पैसा है ना, रुपीज जो है 60 लाख ऑफ रुपीज ले गए, 60 लाख रुपए ले गए, और लगभग जो है थाउजेंड्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स। फिर नियरली 1 करोड़ वर्थ गोल्ड वेयर, गोल्ड वेयर लगभग जिनकी कीमत होगी 1 करोड़, तो उनको लूट के ले गए। नियरली 50 करोड़ वर्थ ऑफ ज्वेल्स, और इतनी ज्वेलरीज वगैरह लगभग जिसकी कितनी होगी कीमत, 5 करोड़, 5 करोड़ 1 करोड़ इतना जो है, थाउजेंड्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, फिर 60 लाख जो है रुपीज, तो कितना मतलब लूट कर ले गए होंगे, सोच लो। Most of them unraveled in the world and the above included the peacock throne, और इसमें क्या इंक्लूडेड था, peacock throne भी इंक्लूडेड था। ठीक है, तो अच्छे खासे लेवल पे लूटपाट मचाई किसने, नादिर शाह ने। किसकी बात हो रही है, नादिर शाह की बात हो रही है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मतलब मुगल्स को लूट रहे हैं, इससे पहले ही वैसी मुगल्स की मतलब हम कह सकते हैं बैंड बजी हुई है, अब यहाँ लूटपाट मचा के ले गए, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों मुगल एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा था। क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ आप फिजिकली कितने पावरफुल वो इंपॉर्टेंट है, माइंड से, रिसोर्सेज भी कोई चीज़ है, पैसा भी होना चाहिए, है ना। उतनी चीज़ें अगर आप कुछ भी वॉर करना है तो क्या चाहिए, पैसा चाहिए, मिलिट्री के लिए मैनेज करने के लिए, घोड़े गधे बोल रही सॉरी, हाथी वगैरह को मैनेज करने के लिए, आर्मी मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए ना। अब धीरे धीरे, वैसे तो आप कमज़ोर हो ही, वैसे तो आप एफिशिएंट राजा हो ही नहीं, एम्परर हो ही नहीं, जो बात की मैं बात कर रही हूँ, औरंगजेब के बाद के जो आए, साथ में पैसे भी लूटे जा रहे हैं आपके, तो पूरी तरीके से धीरे धीरे इनकी पावर खत्म हो रही थी। ठीक है, चलो। Another account describe the invasion's impact upon Delhi। अब एक और जो है अकाउंट डिस्क्राइब कर रहा है कि इन्वेजन का इम्पैक्ट, जो इन्वेड करके ले गया था नादिर शाह, उसके बाद का मतलब हम कह सकते हैं उसका असर क्या रहा है, इम्पैक्ट क्या रहा है दिल्ली पे। Those who had been masters were now in dire strait, and those who had been revered couldn't even get water to quench their thirst. The recluses were pulled out of their corners. The wealthy were turned into beggars. Those who once set the style in clothes now went naked, and those who owned property were now homeless. The new city Shahjahanabad was turned into rubble. Nadir Shah then attacked the old quarters of the city and destroyed the whole world that existed there. मतलब अब बता रहे हैं कि पहले लोग जो बढ़िया कपड़ों में स्टाइल मारते हुए घूमते थे, आज कपड़े ही नहीं है पहनने को, है ना। जो बड़े बड़े लोग थे, मतलब ऐसी कंडीशन हो गई लोगों की कि अब पीने तक को पानी नहीं है, प्यास बुझाने तक को पानी नहीं है। मतलब जो लोग वहां रहते थे उनके साथ इतने बद से बदतर हालात वहां हुए। जैसे दोज हु हैड बीन मास्टर्स, जो एक जमाने में मास्टर रहा करते थे, है ना, नाउ इतनी ज्यादा बेचारे बुरी कंडीशन में कि बता नहीं सकते, मतलब मास्टर थे अब कैसी कंडीशन हो गई। एंड दोज हु हैड बीन रिवर्ट कुडंट इवन गेट वाटर टू क्वेंच देयर थर्स्ट। अब जो थे कुछ लोग ऐसे थे बेचारे जो इतना भी नहीं था उनके पास पैसा या कुछ भी कि भाई पानी तक मिले उनको और अपनी प्यास बुझा सके, है ना। जो मास्टर्स थे उनकी हालत ऐसी हो गई, है ना, पानी तक पीने को नहीं मिल रहा है। द recluses were pulled out of their corners, the wealthy were turned into beggars, है ना। सबको असाइड कर दिया गया, है ना। सबकी मतलब ये कह सकते हैं कंडीशन सबकी इतनी ज्यादा खराब हुई, इतनी ज्यादा लूटपाट मचाई कि लोगों पर इम्पैक्ट पड़ा। भाई सही बात है, अगर आपके घर से या आपसे कोई पैसे लूट के ले जाए तो कितना वो लगता है ना। बोलते ना अकाउंट से पैसे कट जाना, अरे मेहनत की कमाई, आप मेहनत कर रहे हो, आपकी लाइवलीहुड उससे चलती है, ऐसा हो जाए तो कंडीशन कैसी हो जाएगी, बद से बदतर। तो आप समझ सकते हो कि वैसे ही लूटपाट मची तो कंडीशन कैसी हो रही है, बहुत बुरी, बद से बदतर। ठीक है,
द वेल्दी वर टर्न इनटू बेगर्स, अब जो अमीर लोग थे वो क्या बन गए, वो भिखारी बन गए, ऐसी कंडीशन हो गई। दोज हु वंस सेट द स्टाइल इन क्लोथ्स नाउ वेंट नेकेड, एक जमाने में जो बढ़िया स्टाइलिश कपड़े पहनते थे, अलग अलग कपड़े पहनते थे, मतलब खूब स्टाइलिश थे कपड़े उनके, अब कपड़े ही नहीं, नेकेड हो गए। एंड दोज हु ओन प्रॉपर्टी वर नाउ होमलेस, अब उस एक टाइम पे जब जिसके पास खूब प्रॉपर्टी हुआ करती थी, जमीन जायदाद वाले थे, अब कैसे हो गए, बेघर हो गए। ठीक है, द न्यू सिटी, जो नई सिटी है शाहजहानाबाद, वॉज टर्न इन टू रबल। नादिर शाह देन अटैक द ओल्ड क्वार्टर्स ऑफ द सिटी, जो नई सिटी शाहजहानाबाद, मतलब उसकी तो बहुत ज्यादा बैंड बजाई थी, वहां पे कंडीशन बहुत बद से बदतर हो गई। मतलब आप समझ सकते हो, जो स्टाइलिश कपड़े पहनते थे, आज उनके पास कपड़े नहीं है ना, पीने को पानी नहीं है, वेल्दी लोग भिखारी बन गए, जिनके पास एक टाइम पे प्रॉपर्टी थी वो बेघर हो गए, तो कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी हो गई थी। अब बात करें ओल्ड सिटी की, तो ओल्ड सिटी जो थी वहां पे के भी कुछ हिस्सों को जैसे लूटा, द क्वार्टर्स और द ओल्ड क्वार्टर्स ऑफ द सिटी एंड डिस्ट्रॉयड अ होल वर्ल्ड दैट एग्जिस्टेड हियर, उस सिटी में वहाँ भी भाई रेड करी है ना, लगभग जो चीज़ें थी है ना, जो लोग थे, सब कुछ क्या हो गया वहाँ पे, बर्बाद हो गया। होल वर्ल्ड ऐसा जो वहाँ रह रहा था, ये समझ सकते हैं, उस वहाँ पे वो भी क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, बर्बाद हो गया। क्लियर, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं है। तो आप समझ सकते हैं लूटपाट का कितना बद से बदतर असर हमें देखने को मिलता है जो नादिर शाह ने मचाया। क्लियर, करोड़ों लाखों, मतलब इतने गोल्ड कॉइन्स, तो जो बेचारे होंगे उनसे लूटपाट करके ले गया, तो कैसा उन पे बीती होगी, और ये तो बढ़िया पैसों वाले बन गए होंगे। ठीक है, चलो, तो इसीलिए भी अगर हम वैसे भी लेके चलें तो आप समझ सकते हैं कि हालात मुगल्स के टाइम पे बहुत ज्यादा बेकार हो गए थे। Already under severe pressure from all sides, the empire was further weakened by competition amongst different groups of nobles. They were divided into two major groups of factions, the Iranis and Turanis, nobles of Turkish descent. For a long time, the later Mughal emperor were puppets in the hands of either one or the other these two powerful groups. अब वैसे ही बेचारे इतनी बुरी मार झेल रहे थे, है ना, नोबल्स वगैरह सर पे चढ़ के बैठे थे, मनसबदार को कंट्रोल नहीं कर सकते थे, है ना, अदर जो किंगडम्स वो अपनी टेरिटरी बना रहे थे, फिर लूटपाट अलग मच गई इनके एरिया में, तो हालत खराब हो रही थी मुगल एम्पायर की। ठीक है, ऑलरेडी अंडर सीवियर प्रेशर, ऑलरेडी इतने ज्यादा बुरे प्रेशर में थे, है ना, सब जगह से। द एम्पायर वॉज फर्दर वीकन बाय कॉम्पिटिशन अमंग्स डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ नोबल्स, अब जो अलग अलग नोबल्स के ग्रुप थे उनमें अपने आपस में अलग कॉम्पिटिशन चलता था, तो एम्पायर धीरे धीरे और वीक होने लग गया। दे वर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स ऑफ फैक्शन, दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइडेड थे नोबल्स। कौन कौन से ग्रुप, ईरानीज एंड तुरानीज, ईरानीज एंड तुरानीज। तुरानीज किसे बोलते हैं, नोबल्स ऑफ टर्किश डिसेंट, है ना, टर्किश जो डिसेंट के हैं नोबल्स, उनको तुरानीज बोलते हैं, और ईरानीज, तो दो ग्रुप में बढ़ गए। For a long time, the later Mughal emperors were puppets in the hands of either one or the other of these two powerful groups. बहुत लंबे समय से हमें देखने को मिला कि जो मुगल एम्परर थे इनके हाथों की कठपुतली बन गए थे, क्योंकि जैसा ये कह रहे हैं वैसे ही वो कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है हमें क्या करवाना है, क्या हमारे फायदे का है, और जो एम्परर वो खुद तो इतने केपेबल है ही नहीं, इतने एफिशिएंट है ही नहीं, वो भी खुद से कुछ नहीं कर पा रहे, है ना। तो इन दी हैंड्स ऑफ ईदर वन, मतलब या तो एक नोबल के या लगभग दोनों ही, दोनों पावरफुल ग्रुप्स के अंडर में जो मुगल्स थे वो क्या थे, पपेट बन गए थे। ठीक है, मतलब खुद से तो कुछ हो नहीं रहा, जो दूसरा बता रहे हैं उसी को फॉलो कर रहे हैं, और दूसरे तो अपना फायदा देख रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए भी हम कह सकते हैं धीरे धीरे मुगल एम्पायर और वीक होता जा रहा था, वैसे ही सब जगह से प्रेशर में था और यहां से अलग वीक हो रहा था। ठीक है, चलो, The worst possible humiliation came when two Mughal emperors, Farrukh Siyar 1713 to 1719 and Alamgir II 1754 to 1759 were assassinated, and two others, Ahmad Shah 1748 to 1754 and Shah Alam II 1759 to 1816 were blinded by their nobles. अब nobles की गद्दारी क्या देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन ये देखने को मिला जब ये दो मुगल एम्परर, कुछ जैसे अगर हम बात करें किसकी, फारूक सियार की, है ना, फारूक सियार की बात करें 1713 टू 1719 ये रहे, और आलमगीर सेकंड 1754 टू 1759 तो असैसिनेट कर दिया गया, है ना, मार दिया गया। ठीक है, ये क्या है, फारूक सियार रिसीविंग अ नोबल इन कोर्ट, है ना, फारूक सियार नोबल को रिसीव कर रहे हैं कोर्ट में। अब नोबल्स तो भाई नोबल्स हैं, अब वो धीरे धीरे पावरफुल बन ही गए। फिर जो दो अदर थे, कौन, अहमद शाह 1748 टू 1504 एंड शाह आलम सेकंड 1759 टू 1816 वर ब्लाइंडेड बाय देयर नोबल्स, है ना। अब इनको जो इनके नोबल्स ने क्या कर दिया था भाई, अंधा कर दिया था।
क्लियर हुआ? मतलब अब नोबल सर पे चढ़ के बोल रहे हैं और ये लोग अपने मुगल्स को, जो अपने एम्परर्स को क्या करे, पूरी तरह से कंट्रोल करे, मार दिया, अंधा कर दिया। विद द डिक्लाइन इन द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्परर्स, द गवर्नर्स ऑफ लार्ज प्रोविंसेस, सूबेदार्स एंड द ग्रेट जमींदार्स कंसोलिडेटेड देयर अथॉरिटी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट सच एज अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। अब जैसे जैसे अथॉरिटी, जो पावर है मुगल एम्परर की, डिक्लाइन हो रही थी, समझ में आ रहा था कि भाई हाँ अब मुगल्स के दिन भर गए हैं, अब ये जा रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं। तो जो गवर्नर्स थे, कहाँ के, लार्ज बड़े बड़े इलाकों के, प्रोविंसेस के जो गवर्नर्स थे या सूबेदार हम कह रहे हैं, ग्रेट जमींदार, इन्होंने क्या करा, पावर, अपनी अथॉरिटी कंसोलिडेट कर दी है ना डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, मतलब सब कॉन्टिनेंट के अदर पार्ट्स में अब ये अपना टेरिटरी बनाने लग गए। ठीक है, जैसे कहाँ पे, अवध, बंगाल और हैदराबाद। कहाँ की बात हो रही है, अवध, बंगाल और हैदराबाद। मतलब यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही, नोबल सर पे चढ़ के बोल ही रहे, साथ में क्या हो रहा है कि धीरे धीरे अपनी पावर, जैसे हम बात करें सूबेदार वगैरह है ना, जमींदार की, ये अपनी अलग कंसोलिडेट पावर बना रहे, कहाँ पे, जैसे अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? चलो, इसी के साथ भाई हमारा जो टॉपिक है एंड होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मुगल्स के डिक्लाइन होने का रीजन। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, फिर फर्दर हम चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आप और भी लेक्चर्स के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक है ना, एक्स, इंस्टा और व्हाट्सएप पे। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।